माँ बाप की छत्र छाया से दूर, बीवी बच्चों की मोहब्बत से दूर ये शख्स यहाँ आया है। खाने पीने को आपको कुछ नहीं मिलता, कई रातें आपको बाहर रहना पड़ता है, जंगल में सोना पड़ता है, गंदा पानी पीना पड़ता है। ये बताइए कि कितने करोड़ रुपए जोड़े हैं कितने साल में? जोड़े तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है खा पी लिया है। मैंने एक दफ़ा 2 दिन 2 रातें समुंदर में गुजारी थी, बहुत ही करीब से देखा था। कलमा भी पढ़ लिया था, हमने कहा आप नहीं पहुँचते। तकरीबन 200-250 बंदे थे। मेरा एक दोस्त भी था साथ, अल्लाह उसको जन्नत दे, वो फोत हो गया। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਸਭ ਕੁਝ, आओ पिंड में चलिए। गैर कानूनी तरीके से हम करते हैं, इस बात का हमें पता भी है, एहसास भी है, लेकिन रिस्क हलाल के लिए वहाँ से चलते हैं यहाँ तक। रिस्क हलाल के लिए एक हराम तरीका अपनाते हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं हूँ इफ्तिखार प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव से फ्रांस के शहर सिटी ऑफ लव पेरिस में मौजूद हूँ। यहाँ मैं एक जगह पे नाश्ता कर रहा था तो यहाँ पर मेरी कुछ पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई, और जब हम दियार गैर में होते हैं तो पाकिस्तानियों से मिलके वैसी बड़ी रूहानी खुशी होती है और ज़रा घर वालों की याद भी कम आती है। लेकिन इनसे बात करने के लिए मैंने क्यों चुना ये मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत एक रिवाज है कि पाकिस्तान से डंकी मारी जाती है और गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल हुआ जाता है, और फिर 8-8, 10-10, 20-20 साल तक खजल ख्वार होके कागज़ बनाए जाते हैं, और उस 8-10, 20 साल में किसी के माँ बाप मर जाते हैं, किसी के बहन भाई मर जाते हैं, किसी की बीवी और बच्चे छोड़ के चले जाते, बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं लोग। तो आज मेरे पास मौजूद हैं मेरे 2 भाई पाकिस्तानी, और मैं इनसे बात करूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीद है जी। और आपका क्या नाम है? आमिर। नवीद साहब, मुझे ये बताइए कि आप पेरिस में जो आए थे तो वीज़ा लेकर आए थे या कैसे आए थे? नहीं, मैं वीज़ा लेके नहीं आया था, मैं डंकी लगा के आया था, और मैं आया था 2010 में। 2010 में मैं आया था तुर्की वाली साइड, तुर्की, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान फिर मैं 1 साल रहा। उसके बाद मैं फिर इटली आया, इटली से फिर फ्रांस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सही से बताइएगा, ये जो डंकी मारते हैं और आपको ये एहसास नहीं होता कि यार आप एक इतने सारे मुल्कों के बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे, इतने सारे कवानीन तोड़ेंगे? बिल्कुल हमें पता होता है, क्योंकि एक मुल्क तो नहीं, कई मुल्क हमें क्रॉस करने पड़ते हैं और गैर कानूनी तरीके से हम करते हैं। इस बात का हमें पता भी है, एहसास भी है, लेकिन रिस्क हलाल के लिए वहाँ से चलते हैं यहाँ तक। अच्छा दोस्तों, इनका कहना है रिस्क हलाल के लिए वहाँ से यहाँ तक आते हैं, रिस्क हलाल के लिए एक हराम तरीका अपनाते हैं ये लोग। मुझे ये बताया कि रास्ते में क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं? बहुत सी तकलीफ़ें हैं। खाने पीने को आपको कुछ नहीं मिलता, कई रातें आपको बाहर रहना पड़ता है, जंगल में सोना पड़ता है, गंदा पानी पीना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे रास्ते में। आप जब वहाँ से चले थे कितने लोग थे? हम दोस्त आए थे 4 या 5, फिर आगे से फिर और कंट्रीज़ के भी होते हैं लोग, अफ़गानिस्तान के, इंडिया के, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के आते हैं लोग। फिर वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर वहाँ से ग्रुप बनाते हैं, 20-25 बंदे, 30 बंदे, इस तरह करके ग्रुप चलते हैं। ईरान से हम पहाड़ों पे भी चले हैं पैदल, बॉर्डर हमने क्रॉस। मौत को कितनी दफ़ा करीब से देखा? मौत को तो मैंने एक दफ़ा 2 दिन 2 रातें समुंदर में गुजारी थी, बहुत ही करीब से देखा था। कलमा भी पढ़ लिया था, हमने कहा आप नहीं पहुँचते। तकरीबन 200-250 बंदे थे। मेरा एक दोस्त भी था साथ, अल्लाह उसको जन्नत दे, वो फोत हो गया पिछले 1 साल 1.5 साल हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आपका क्या नाम है? आमिर। आमिर साहब, मैं नहीं पूछूंगा पाकिस्तान में कहाँ से हैं, ये बताइए कि डंकी मारने के बाद आप यहाँ आ गए और लीगल हो गए। लीगल है ना? जी जी लीगल है। मुझे बताइए कि कितने करोड़ रुपए जोड़े हैं कितने साल में? जोड़े तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है खा पी लिया है, कुछ बना दिया है घर वालों के लिए, कुछ अपने लिए बना लिया है, बाकी बहन भाई सारे सेट हैं। आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? यहीं पर हैं। अच्छा यार, ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने कि अपने बीवी बच्चों को अपने पास रखा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी उस बहन के लिए जिसको आप यहाँ ले आए, जो आपकी बीवी है।
نہیں، شکر گزار تو یہاں فاروق صاحب کا ہے جنہوں نے یہ پیپر بھی بنا کے دی ہے، فیملی بھی یہاں بلا کے دی ہے، مکان بھی لے کے دیا ہے، سب کچھ ان کی مہربانی سے ہوا ہے ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ, صحیح سے بتائیے گا کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا ڈنکی مارے؟ نہیں، تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ ڈنکی مارنی چاہیے یا نہیں مارنی چاہیے؟ نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. کسی وقت بھی موسم خراب ہوتا ہے سمندر کا آگے پیچھے. کئی لوگ ابھی پچھلے سال ہی کوئی تقریباً کتنے 62-63 بندے مر گئے تھے اسی وجہ سے ڈنکی. مجھے یہ بتائیے کہ ایک ڈنکی جب آپ مارتے ہیں تو جو جتنے بھی راستے میں ڈنکر جو ان کے باسز ہوتے ہیں جو بھی اس کو کہتے ہیں, وہ کتنے پیسے لیتے ہیں ڈنکی لگوانے کے؟ فی جب ہم آئے تھے ڈنکی لگانے کے لیے صرف $2000 لگا تھا اس ٹائم, اس وقت 2004 میں $2000. 2004 میں. اچھا مجھے بتائیں نوید صاحب, آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میرے بھی بچے پاکستان میں. آپ لیگل ہو چکے ہیں؟ جی الحمدللہ. تو بیوی بچوں کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ بس امیگریشن کروانی ہے اب انشاءاللہ جلدی. وہ بات کہیں نا جب میں ناشتہ کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے, وہ بتائیں. نہیں وہ بات آپ نہیں بتاؤں گا. دوستوں میں بتاتا ہوں, نہیں میں بتاتا ہوں, یہ ان کا کہنا تھا یہ یہاں کا ماحول خراب ہے. تو میں نے کہا یار اگر یہاں کا ماحول خراب ہے تو پھر آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ دیکھیں دوستوں, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کسی کو تھپڑ بھی مار دے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, یا کسی کی بات بھی کاٹ دے, دل آزاری کر دے. تو کجا جو ڈنکی مار کر آتے ہیں آدھے وہاں سے چلتے ہیں, 20 چلے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی یہاں 10 پہنچے یا 8 پہنچے یا ریسٹ ہو گئے یا مر گئے راستے میں. وہ مائیں انتظار کرتی رہتی ہیں. اور یہاں پر میری ایک ایسے بچے سے بھی ملاقات ہوئی, میں اس کی آڈیو ریکارڈ کروں گا, جو 12 سال کی یا 13 سال کی عمر میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, اس کے عشق میں مبتلا تھا. آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں. اور پھر اس نے اس کے بھائی کو گولی ماری, اور گولی مارنے کے بعد ڈنکی ماری. پھر وہ یہاں پر آیا, یہاں پر آ کے اس نے ڈاکومنٹس تو لے لی ہیں, لیکن وہ 10-12 سال ہو گئے, اب 21-22 سال کا ہو چکا ہے, وہ واپس نہیں جا سکتا. اور اس کو خواہش بڑی شدید ہے کہ واپس جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک چھوٹا سا 9 عمر بچہ جس کو پتہ بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کے گھر والوں نے کہا ہوگا تو ڈنکی مار جائے کیونکہ یہ تو تجھے مار دیں گے. تو یہاں پر اتنی ساری کہانیاں اوورسیز کی جب میں سنتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو اوورسیز میں آ چکے, کسی بھی طریقے سے آئے ہوں, ویسے آنا تو لیگل چاہیے, انلیگل نہیں آنا چاہیے. کیونکہ جب میں جوان تھا مجھے بھی ڈنکی کا مشورہ دیا گیا تھا, اور اس وقت مطلب بہت زیادہ پیسے نہیں مانگے گئے تھے. 85 کے اندر مجھے کہا گیا تھا جی کہ ہم آپ کو 35,000 روپے میں جو ہے نا وہ یونان پہنچا دیں گے. اس وقت ڈنکی 35,000 کی بڑی, اس وقت 35,000 کی میرا خیال FX آیا کرتی تھی, گاڑی آتی تھی. تو ان لوگوں کی کہانیاں سن کے, اور انہوں نے جوڑا بھی کچھ نہیں. اور اچھا آپ کے ماں باپ حیات ہیں؟ نہیں, فوت ہو چکے. کب فوت ہوئے؟ 2003 میں. آپ کہاں تھے اس وقت؟ پاکستان میں. اور آپ کے والدین حیات ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ دیکھیں, ماں باپ کی چھتر چھایا سے دور, بیوی بچوں کی محبت سے دور یہ شخص یہاں آیا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے آیا ہے, لیکن یہ ساری زندگی اگر کماتا رہے گا تو وہ رشتے کیسے پنپیں گے جو اس کے بچے ہیں جو اس سے دور ہیں, جو اس کی بیوی ہے جو اس کی محبت سے دور ہے اور روز انتظار کرتی ہوگی. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ तो यार छड्डो सब कुछ, आओ पिंड में चलिए. क्योंकि बाबा जी इशफाक साहब फरमाते थे जो अल्लाह पाकिस्तान में है वो ही यूरोप का भी अल्लाह है. अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए. आमीन. खुदारा 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 मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, डंकी मत मारें, खुशी को फोकस करें, पैसों को नहीं. जिस अल्लाह ने आपको माँ के पेट में रिस्क दिया, माँ की छाती से रिस्क दिया, 24-25 साल तक माँ बाप के खर्चे पे पाला, उसने आपके लिए आगे भी कोई स्क्रिप्ट रखा हुआ होगा. अल्लाह के उस प्लान का इंतज़ार करें, उस ब्लेसिंग का इंतज़ार करें और रिश्तों को फोकस करें. वो चाहे माँ बाप का हो, वो बीवी बच्चों का हो, बहन भाई का हो. मैंने यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर यूके में मुख्तलिफ जगहों पे बेतहाशा लोग रोते देखे कि बाप मर गया, डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए, नहीं जा सकता. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.